हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हंट सीरीज में आज अपना डे 11 चैप्टर चल रहा था हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर का आज ये लास्ट लेक्चर यानी कि थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, इन टॉपिक्स को करने वाले। तो हमेशा की तरह लेक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड होगा और इन शॉर्ट नोट्स को आप ले सकते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हम शॉर्ट नोट्स करेंगे, उसके बाद साथ ही साथ एनसीईआरटी खत्म करेंगे और साथ में लास्ट में लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस जिनको लगाकर आपने स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो बिना देरी किए आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है और ये इसका मकसद क्या है? तो देखो बच्चों, याद रखना, काउंटर करंट मैकेनिज्म का मकसद ये है कि कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। कंसंट्रेटेड यूरिन मतलब आपको पता है आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है और इस यूरिया का बॉडी से आउट होना, एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे होता है? यूरिन के थ्रू। और यूरिन के थ्रू ये कैसे एलिमिनेट होता है? साथ साथ वाटर भी एलिमिनेट होता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करता है, जब ऐसी कंडीशंस हो कि बॉडी में ऑलरेडी पानी कम है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, ये यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में हेल्प करेगा। मतलब पानी का कम लॉस हो बॉडी में से और सारा का सारा यूरिया निकल जाए, यानी पानी को बचाने में हेल्प कर रहा है, यूरिन को कंसंट्रेटेड करने में हेल्प कर रहा है कि यूरिन में पानी कम हो और नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में रोल किसका है, कौन काउंटर करंट मैकेनिज्म करवाता है। आई होप आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होगा। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देखते हो, आपको पता है कि एफरेंट आर्टरियल ब्लड लेकर आ रही है और ये एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना रही है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ग्लोमेरुलस यानी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इस कप लाइक स्ट्रक्चर यानी बोमेंस कैप्सूल के ऊपर पड़ा। अब ये बोमेंस कैप्सूल आगे जाकर पीसीटी में खुल रहा है, पीसीटी फिर हेनलेस लूप में और फिर डीसीडी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर लास्ट में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था। अब आप ध्यान से इस हेनलेस लूप को देखो, ये जो हेनलेस लूप की नीचे आती हुई लिम्ब है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। और ये जो ऊपर जाती हुई लिम्ब है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखो, आपने पढ़ा है कि जब कार्डियक साइकिल होती है तो कार्डियक आउटपुट हमारे जो हार्ट है 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, लगभग 500 से 5000 से 5500। लास्ट लेक्चर में भी आप ये चीज पढ़ कर आए। पर किडनी के पास 1 मिनट में कितना ब्लड जाता है? 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट यानी कि 1100 से 1200 ml जाता है। अब ये 1100 से 1200 ml जो 1 मिनट में जा रहा है, इसमें से भी जो फिल्ट्रेट यहाँ ग्लोमेरुलस से होते हुए बोमेंस कैप्सूल में आता है वो लगभग कितना होता है? वो 125 ml होता है। और बाकी का ब्लड ये इफरेंट आर्ट्रियोल वापिस ले जाती है बॉडी के लिए। अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल जाते जाते इसी नेफ्रॉन के पास एक नेटवर्क बनाती है, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब आपने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में से, कैपिलरी में से, एक ब्लड वेसल ऐसी होती है जो यू शेप की होती है। देखो मैं ये येलो से अंडरलाइन कर रही हूँ। इस यू शेप्ड ब्लड वेसल को हम बोलते हैं वासा रेक्टा, जो कि हेनलेस लूप के साथ साथ ही चल रहा है। क्लियर? ये बात क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काउंटर करंट। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो देखो, एनसीईआरटी का कहना है कि मैमल्स के पास की एबिलिटी है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सके। कंसंट्रेटेड यूरिन मतलब जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो और नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट क्या हो, ज्यादा। अब इस चीज में रोल किसका है? तो अभी मैंने बताया, एक तो हेनलेस लूप और दूसरी वासा रेक्टा का इसमें रोल। अब काउंटर करंट का क्या मतलब होता है? काउंटर का मतलब होता है बच्चों अपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो। तो काउंटर करंट का मतलब हो गया अपोजिट फ्लो। अब ये अपोजिट फ्लो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते तो वासा रेक्टा और हेनलेस लूप में ही है, पर कहाँ कहाँ दिखते हैं ये दिखते हैं। सबसे पहले आप हेनलेस लूप को देखो मैंने क्या कहा, नीचे आती हुई लिम्ब क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, और ऊपर जाती हुई लिम्ब क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। अब ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर आया, यहाँ से ये ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में है। अब बोमेंस कैप्सूल में जो आ गया हमने बोला फिल्ट्रेट। अब देखो, डिसेंडिंग लिम्ब से होता हुआ ये फिल्ट्रेट कहाँ आ रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। कहाँ आ रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। और असेंडिंग लिम्ब में कहाँ जा रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में। तो बस एक काउंटर करंट आपको दिख गया बिटवीन लिम्ब्स ऑफ हेनलेस लूप। देखो, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ आ रहा है फिल्ट्रेट और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक काउंटर करंट आपको कहाँ मिल गया? बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। एक करंट, काउंटर करंट आपको यहाँ मिल गया। दूसरा काउंटर करंट देखो, ये इफरेंट आर्टरियोल जा रही है, इसमें से ब्लड जा रहा है
और ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल में से ही एक यू शेप वेसल जो निकल रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा। इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ इस पिंक कलर से। तो देखो ब्लड कहाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि ये जो लिम्ब है ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में देखो ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है और असेंडिंग लिम्ब में कहाँ जा रहा है, ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दूसरा काउंटर करंट हो गया। देखो ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, पहले आप देखो हेनलेज लूप को, हेनलेज लूप ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें देखो डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जा रहा है। एक काउंटर करंट ये हो गया। दूसरा आप काउंटर करंट देखो वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा में देखो एक हो गई डिसेंडिंग लिम्ब, तो डिसेंडिंग लिम्ब में जो ब्लड है वो नीचे की तरफ आ रहा है और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा ये काउंटर करंट हो गया। तीसरा काउंटर करंट यहाँ पर ध्यान से देखो, तीसरा काउंटर करंट क्या है, आप हेनलेज लूप और वासा रेक्टा को ध्यान से देखो। तो हेनलेज लूप में एक तरफ तो नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आ रहा है और वासा रेक्टा में एक तरफ ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है। तो तीसरा काउंटर करंट क्या हो गया, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में। ठीक है, तो अपने 3 काउंटर करंट हम ये बोल रहे हैं कि फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का फ्लो हेनलेज लूप की दोनों लिम्ब में अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये काउंटर करंट बन गया। दूसरा हमने कहा कि वासा रेक्टा में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये दूसरा काउंटर करंट हो गया। तीसरा हेनलेज लूप और वासा रेक्टा में देखो तो इनके लिम्ब्स को जब देखोगे तो यहाँ पर भी जो फिल्ट्रेट या ब्लड फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये तो हो गए अपने 3 काउंटर करंट्स। ठीक है, अब देखो हमने पहले ही कहा कि ये हेनलेज लूप और वासा रेक्टा में बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी मतलब ये जो वासा रेक्टा है ये हेनलेज लूप के साथ साथ चल रही है। अब 5 मिनट के लिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, कहीं पर भी तुम्हारे जो डाउट्स क्लियर नहीं हुए, सच बता रही हूँ आज वो डाउट्स तुम्हारे यहाँ पर क्लियर होंगे। देखो होता क्या है ना, ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो हेनलेज लूप है ना, इस हेनलेज लूप की ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल है वाटर के लिए, मतलब यहाँ से पानी बाहर निकल जाए, पानी बाहर निकल सकता है, पर कोई भी सोल्ट्स, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। यानी दिमाग में बात घुसा लो, नैरो लाइक पेंट लेके दीवारों पे लिख लो कि जो हेनलेज लूप की डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें से पानी बाहर जा सकता है, पर कोई भी वाटर, आयंस, मतलब पानी बाहर जा सकता है, वाटर बाहर जा सकता है, पर आयंस वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह बाहर नहीं जा सकते। अब देखो 2 ही चीजें हैं, आपको किसी चीज को कंसंट्रेटेड बनाना है, आप क्या कर सकते हो, या तो उस चीज में से पानी निकालते जाओ, पानी निकालते जाओगे तो उसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल या एसिड जो भी है वही बचेगा, तो वो चीज कंसंट्रेटेड हो जाएगी। किसी सॉल्यूशन को ऐसे ही तो कंसंट्रेटेड बनाओगे। दूसरा क्या है कि आप उसमें सोल्यूट को और ऐड करते रहो। मान लो मैंने आपको एसिड दे दिया, HCl दे दिया, मैं आपको कह रही हूँ आप इस HCl को कंसंट्रेटेड बना दो। आप कैसे बनाओगे, उसमें HCl और सारा डालते रहोगे या पानी को रिमूव करवाते रहोगे। तो वही बात है, देखो आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में पढ़ा कि बाहर वाला जो रीजन होता है कोर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला होता है। तो कोर्टेक्स के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अब जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप में आता रहेगा, पानी बाहर आता रहेगा, कुछ पानी बाहर आया, ये कंसंट्रेटेड हो गया, कंसंट्रेशन होगी 400 मिली ऑस्मोल, फिर और पानी बाहर आया, ये 600 हो गए, और पानी बाहर आया 800 हो गए, और पानी बाहर आया 1000 हो गई। बिल्कुल ये मेडुला में, मेडुला रीजन में बिल्कुल अंदर देखो, टिप की तरफ देखो, कितनी होगी कंसंट्रेशन, 1200। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप का काम क्या है कि पानी को बाहर निकालते जा रहे हैं और यूरिन को क्या करते जा रहे हैं, कंसंट्रेटेड करते जा रहे हैं। यही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि हेनलेज लूप के और वासा रेक्टा के बीच में इतनी प्रॉक्सिमिटी है और उनके अंदर इतना काउंटर, मतलब जो काउंटर करंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। ऑस्मोलैरिटी कैसे बढ़ रही है, कोर्टेक्स से मेडुलरी रीजन तक, कोर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल थी और मेडुला में पहुंच गई 1200 मिली ऑस्मोल। ये आप देख सकते हो, कोर्टेक्स रीजन में 300 मिली ऑस्मोल थी और मेडुला में कितनी पहुंच गई, लगभग 1200 मिली ऑस्मोल। क्लियर है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर। क्या पढ़ा हमने, डिसेंडिंग लिम्ब से पानी निकलता रहेगा और ये जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेटेड होता रहेगा। दूसरा आप देखो, जब ये फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है, अब असेंडिंग लिम्ब से वाटर नहीं निकल सकता है, वाटर नहीं निकल सकता है, पर यहाँ से क्या निकलेंगे, आयंस निकलेंगे, जैसे कि सोडियम आयंस और मतलब NaCl, मतलब सोडियम और क्लोरीन आयंस। अब देखो यहाँ पर 1200 मिली ऑस्मोल थी ना, ऑस्मोलैरिटी, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था फिल्ट्रेट। अब दोबारा से जब ये असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो ये क्या होता रहेगा, डाइल्यूट होता रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये NaCl बाहर निकल रहा है, कुछ NaCl बाहर निकला तो ये 1200 से फिर 1000 हो गई, और NaCl बाहर निकला ये 800 हो गई, और NaCl बाहर निकला 600 हो गई, 400 हो गई, और लास्टली दोबारा से कोर्टेक्स वाले रीजन में ये कितनी हो गई, 300 हो गई। क्लियर है, तो डिसेंडिंग लिम्ब से जैसे पानी निकला था, असेंडिंग लिम्ब से क्या निकल रहा है, NaCl निकल रहा है।
उसके बाद देखो फिर हमारे पास क्या आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी। डीसीटी में देखो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर और आयंस की, जिसके लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और एल्डोस्टेरोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है ना। तो ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं वाटर की और आयंस की, यानी कि वाटर की कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाकर पानी निकाल लिया उसमें से और ज्यादा उस चीज को कंसंट्रेटेड बना दिया। फिर कलेक्टिंग डक्ट में आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी एडीएच काम करता है और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। और कलेक्टिंग डक्ट का ना एक छोटी सी सेगमेंट, मतलब थोड़ी सी जगह पर क्या होता है कि यहाँ से यूरिया भी बाहर निकलता है। ठीक है, क्लियर है। इसी चीज को देखो हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है हमने, देखो वो कह रहा है जो असेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप की, असेंडिंग लिम्ब मतलब ऊपर जाती हुई लिम्ब, ये ऊपर जाती हुई लिम्ब यानी असेंडिंग लिम्ब। इस असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, ये परमिएबल है NaCl के लिए, सोल्ट के लिए, पर इम्परमिएबल है वाटर के लिए। तो NaCl ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से, और ये NaCl जब यहाँ से ट्रांसपोर्टेड होगा इसको ले लेगा ये वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब। ध्यान से देखो, NaCl यहाँ से निकल रहा है ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप से, और इसको साथ के साथ ले लेगा ये वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब, और वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब इधर ऊपर जाकर असेंडिंग पोर्शन में जाकर, वासा रेक्टा असेंडिंग पोर्शन में जाकर इस NaCl को दोबारा से मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मतलब इधर मेडुलर रीजन में आसपास जो रीजन है उसको मेडुलरी इंटरस्टिशियम बोलते हैं, वहां पर इसको रिलीज कर देगा। वही बात वो बोल रहे, देखो NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज ने NaCl निकाला और इसको एक्सचेंज कर लिया किसने, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने। वासा रेक्टा ने कि डिसेंडिंग लिम्ब ने, नीचे आती हुई लिम्ब ने इसको ले ली, और वासा रेक्टा इसको दोबारा से इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कैसे रिलीज करेगा, असेंडिंग पोर्शन से। एक बार इसको दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने क्या बोला, ये असेंडिंग लिम्ब है, ये येलो से जो मैं मार्क कर रही हूँ असेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप की, यहाँ से NaCl निकल रहा है, इस NaCl को ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ले लेगी, और वासा रेक्टा ऊपर जाते जाते असेंडिंग पोर्शन में जाते जाते मेडुलरी रीजन में NaCl को सीक्रेट कर दे। क्लियर है यहाँ तक बात। फिर देखो वो कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया also enters thin segment of ascending limb of Henle's loop and transported back to interstitium by collecting duct। अब यहाँ से ना मैंने कहा ना कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा यूरिया निकलता है और ये एंटर कर जाता है इधर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज में, और दोबारा से फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। मतलब यहाँ पर यूरिया की रिसाइकलिंग चल रही है, यूरिया की साइक्लिंग नहीं रिसाइकलिंग चल रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब ये पूरा तामझाम किस लिए हो रहा था, ताकि यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाया जा सके, यानी ह्यूमंस के पास ये एबिलिटी है कि वो यूरिन को नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेट कर सके इनिशियल फिल्ट्रेट से। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हो इनिशियल फिल्ट्रेट कितना था 300 मिली ऑस्मोल, और यहाँ मेडुलर रीजन में जाकर कितना हो गया 1200 मिली ऑस्मोल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने आपको इसकी बता दी है। आप ये बुक में भी डायग्राम देख सकते हो, बुक में कुछ नहीं है, देखो सेम ही डायग्राम है, बस ये वासा रेक्टा इन्होंने अलग से दिया, आप इसको सुपर इम्पोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने जो बनाई है वो सुपर इम्पोज करके बनाई है क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा ईजी है। बस याद ये रखना है, 4 पॉइंट आपको बता देती हूँ जो आपको याद रखना है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का रोल यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने का, इसमें सबसे ज्यादा रोल नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट निभा रहा है, तो वो हेनलेज लूप, और साथ ही साथ यहाँ पर किसका रोल है, तो वो है वासा रेक्टा का रोल। थर्ड चीज आप क्या याद रखोगे, जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप की उससे वाटर निकल रहा है, वो वाटर के लिए परमिएबल है, तो वो कंसंट्रेटेड बना रही है। कैसे, कोर्टेक्स में जो कंसंट्रेशन 300 मिली ओस्मोल पर लीटर थी वो मेडुला तक आकर 1200 होगी, क्योंकि पानी निकलता जाएगा, ओस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। फिर असेंडिंग लिम्ब में आपने क्या देखा, असेंडिंग लिम्ब में आपने देखा कि NaCl निकल रहा है। NaCl इस असेंडिंग लिम्ब से निकलकर वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब दोबारा से इसको मेडुलरी इंटरस्टिशियम में फेंक दी। क्लियर है यहाँ तक। इसी चीज को आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। देखो वो कह रहा है मैमल्स के पास एबिलिटी है कंसंट्रेटेड यूरिन फ्लो बनाने की, इसमें रोल प्ले करते हैं हेनलेज लूप और वासा रेक्टा। फिर देखो वो कह रहा है कि जो फिल्ट्रेट का फ्लो है हेनलेज लूप के दोनों लिम्ब में वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस मेक्स 1 काउंटर करंट। फिर दूसरा क्या है, वासा रेक्टा की दोनों लिम्ब्स में भी जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस मेक्स अनदर काउंटर करंट। थर्ड वो क्या कह रहा है कि हेनलेज लूप और वासा रेक्टा में के बीच में भी क्या है, काउंटर करंट, ये तीसरा हो गया। अब हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है और काउंटर करंट है उसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है कोर्टेक्स से लेके मेडुलरी रीजन तक। मतलब जो ऑस्मोलैरिटी कोर्टेक्स वाले रीजन में 300 मिली ऑस्मोल थी, मेडुला में आके वो 1200 मिली ऑस्मोल तक हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि जो
ग्रेडियंट है, ये आपसे पूछ लेंगे ये ग्रेडियंट जो बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, तो ये NaCl और यूरिया की वजह से बन रहा है। ये नीट का ही PYQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? वो कह रहा है कि जो NaCl है उसको असेंडिंग लिम्ब भी परमिएबल होती है, NaCl को ट्रांसपोर्ट करवाती है और एक्सचेंज करवा देती है वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब से। वासा रेक्टा इस NaCl को लेकर चलता है और असेंडिंग पोर्शन में जाके इसको मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वापस से फेंक देता है। इसी तरह से यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हेलनेस रूट की असेंडिंग लिम्ब में जाता है और ये दोबारा से फिर कलेक्टिंग डक्ट में ही चला जाता है, मतलब यहाँ पर यूरिया की रिसाइकलिंग हो रही है। ये पूरी अरेंजमेंट को काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। इसका काम क्या है? यूरिन को कंसंट्रेट बनाने का, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट बनाने का। ह्यूमन किडनी जो यूरिन प्रोड्यूस कर रही है वो इनिशियल फिल्ट्रेट से लगभग 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको इस टॉपिक में समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का समझ आ जाए। दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। 3 तरीकों से हो सकता है। एक तो हाइपोथैलेमस का रोल इस पे पढ़ेंगे, दूसरा जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस क्या होता है, कैसे होता है और इसका रोल क्या है ये पढ़ेंगे, और तीसरा हार्ट का भी कुछ तो रोल है ही इसमें, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर ओस्मोरिसेप्टर्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ओस्मोरिसेप्टर्स हैं। तो जैसे ही इसको हम इधर कर देते हैं, जैसे ही ये ओस्मोरिसेप्टर ये चीज डिटेक्ट करेंगे कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या फिर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन कम हो रही है या चेंज हो रही है, ये ओस्मोरिसेप्टर हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे। मतलब जो फ्लूइड वॉल्यूम है आपकी बॉडी में वो कम हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनता है ये कम हो रहा है। तो ये जो ओस्मोरिसेप्टर्स हैं ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, इससे एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज करवाएगा, जिसको प्यार से हम वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? ये लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में से, डीसीटी में से और कलेक्टिंग डक्ट में से, डीसीटी में से और कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करवाएगा? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको वेजोप्रेसिन भी बोल रहे हैं। और ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा डाययूरेसिस को। डाययूरेसिस होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, मतलब ज्यादा पानी यूरिन में लॉस ना हो, ये वो चीज करवाएगा। तीसरा ये क्या करेगा? ब्लड की वॉल्यूम को इंक्रीज, तीसरा ये काम क्या करेगा? ये वैजो कंस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है। वैजो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करवाता है। कभी आप देखो, आप ना कार वगैरह या कुछ अपनी व्हीकल धो रहे हो पाइप से, तो आपने नॉर्मल ऐसे वो पाइप पकड़ी हुई है तो पानी ऐसे फ्लो है, ठीक है, कम प्रेशर में फ्लो है। आप थोड़ा सा भी उसको कंस्ट्रिक्ट कर दोगे ना, दबा दोगे, तो पानी बहुत फ्लो से जाएगा, बहुत प्रेशर से जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ये जो एडीएच है ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ज्यादा ब्लड किडनी में जाएगा, तो जीएफआर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो तेजी से जो है ब्लड किडनी में जाएगा, तो जीएफआर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पर एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आप पढ़ते हो, कैसे? जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, हाइपोथैलेमस के पास दोबारा से सिग्नल जाता है और एडीएच रिलीज होना सप्रेस हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, ठीक है। और ये सारा मैकेनिज्म नॉर्मल उसमें आ जाता है। तो क्या पढ़ा हमने? एक बार दोबारा से इसको समराइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे याद करो। मैंने क्या बोला? हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? मैंने कहा तुम्हारी बॉडी में ओस्मोरिसेप्टर्स है। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रही है, बॉडी की फ्लूइड कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यानी कि बीपी चेंज हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, या जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कम हो रहा है, तो यहाँ से सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज करवाएगा, जिसको हम एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन बोलते हैं। और ये वेजोप्रेसिन क्या करेगा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट सीरीज में इसमें एमसीक्यू दिखेगा, पीवाईक्यू में भी आई थिंक इसमें होगा। प्रिवेंट डायूरेसिस, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा। ब्लड वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, मतलब हाइपोथैलेमस के बाद दोबारा से, हाइपोथैलेमस के पास दोबारा से सिग्नल जाएगा और एडीएच रिलीज होना बंद हो जाएगा, सारी चीजें नॉर्मल आ जाएंगी। दूसरा काम ये एडीएच क्या कर रहा था? ये वैजो कंस्ट्रिक्शन की तरह काम कर रहा था, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, इनडायरेक्टली इंक्रीज कर देगा जीएफआर को। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा आप पढ़ते हो रोल ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस। अब बच्चों आप सोचोगे जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस या जेजी अपरेटस क्या है? तो देखो होता क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जेजी अपरेटस बनता कैसे है। तो लास्ट लेक्चर में आप ये चीज पढ़कर आए हो, डीसीटी के सेल्स और साथ साथ
एफरेंट आर्टियोल के सेल्स में जब कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं उसकी वजह से ये जेजी अपरेटस यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस बनता है। तो जैसे ही जीएफआर अगर कम हो रहा है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कम हो रहा है, किसकी वजह से, मान लो बीपी कम हो गया या ब्लड वॉल्यूम कम होगी, तो जीएफआर जैसे ही कम हो रहा है तो ये जेजी सेल्स क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम रेनिन बोलते हैं। याद रखो, अगर RENNIN आ जाए तो वो आंसर नहीं होगा, ये रेनिन अलग है, ठीक है। तो ये रेनिन क्या करता है, एक मैकेनिज्म चलाता है जिसको हम रास भी बोलते हैं, RAAS की। रास क्या है, इससे डरना नहीं है, लास्ट तक पता चल जाएगा। तो रेनिन करता क्या है, देखो लीवर में ना एक प्रोटीन बनता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसको हम एंजियोटेंसिनोजन बोलते हैं। अब ये तुम्हारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन, पर ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये रेनिन क्या करेगा ना, इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1, पर अभी भी ये एंजियोटेंसिन 1 पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं। तो यहाँ पर एस मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, लंग्स के अंदर से, लंग्स में ये मैकेनिज्म चलता है। मतलब एस जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 भी वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है। वही पाइप वाला एग्जांपल याद करो, पानी धीरे धीरे निकल रहा है, आपने उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया, थोड़ा सा भी दबा दिया तो पानी बहुत तेजी से निकलेगा, बहुत फ्लो से निकलेगा, ठीक है। तो अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ सुनो, ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये एड्रीनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और एक हार्मोन यानी एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम आयंस और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है डीसीटी से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, जिसकी वजह से बीपी और जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड आप पढ़ते हो रोल ऑफ हार्ट। देखो रोल ऑफ, अच्छा देखो, ये ऊपर वाले मैकेनिज्म को हम रास बोल रहे थे। रास क्या था, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। या रास मैकेनिज्म मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो, जो काम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कर रहा है ना, हार्ट में जो रेगुलेशन होगी ना वो उससे बिल्कुल अपोजिट होगी। मतलब रेनिन वाले मैकेनिज्म के ऊपर चेक है एक तरह से। कैसे, अब जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना, मान लो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो हार्ट की जो आर्टियल वॉल्व्स हैं वो रिलीज करेंगे एक फैक्टर जिसको हम ANF यानी कि एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। अब ये जैसे किडनी में आपने देखा, इसमें रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में आपने देखा वैसो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये काम करेगा। जो आर्टियल नाइट्रोयूरेटिक ANF फैक्टर है, ये क्या काम करेगा, वैसो डायलेशन का, मतलब दोबारा से उन ब्लड वेसल्स को सही कर देगा, डायलेट कर देगा, कंस्ट्रिक्ट की जगह डायलेट कर देगा। डायलेट कर देगा तो बीपी कम हो जाएगा, और साथ में डायूरेसिस को बढ़ा देगा, यानी पानी बॉडी से निकलने दो। मतलब ये इनिबिट कर रहा है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म को, यानी ये एक तरह से रास मैकेनिज्म के ऊपर क्या है, चेक, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, चलो इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, जो डाउट होंगे एनसीईआरटी पढ़ के भी क्लियर हो जाएंगे। वो क्या कह रहा है, किडनी के फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, हाइपोथैलेमस, जेजी और हार्ट। ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। अगर बॉडी की ब्लड वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में या आयनिक कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये रिलीज करवाता है। ये ADH क्या करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से, यानी कि DCT और कलेक्टिंग डक्ट से। अब जैसे ही बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है, स्विच ऑफ हो जाएंगे और ADH रिलीज होना भी बंद हो जाएगा। ये एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, ADH दूसरा काम क्या कर रहा है, कंस्ट्रिक्टरी रोल बना रहा है, कंस्ट्रिक्टरी वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इनडायरेक्टली GFR भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। JG जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस का रोल आपने पढ़ लिया है। वो क्या कह रहा है, जैसे ही GFR कम होगा या ब्लड प्रेशर कम होगा, JG सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और रेनिन रिलीज करेंगे। रेनिन ब्लड में पाया जाने वाला एंजियोटेंसिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, लीवर में बनता है, इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, और बाद में एंजियोटेंसिन 1 भी इनएक्टिव है, इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 भी एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है जो कि क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर है तो प्रेशर बढ़ाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और GFR बढ़ा देगा। साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है एड्रीनल कोर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। एल्डोस्टेरोन रीएब्जॉर्ब करवाएगा सोडियम आयंस और वाटर, किससे, डिस्टल पार्ट ऑफ, बाद वाले पार्ट से करवाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, GFR इंक्रीज हो जाएगा। इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हम बोलते हैं। तीसरा आप पढ़ते हो कि जब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाए, हार्ट की जो वॉल्स है ये भी कुछ फैक्टर्स यानी एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर्स को रिलीज करती है, जो कि वैसोडाइलेशन करवाते हैं। वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो GFR भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो काम रेनिन कर रहा है उससे बिल्कुल अपोजिट, यानी ANF क्या कर रहा है, रेनिन के ऊपर, रेनिन मैकेनिज्म के ऊपर चेक रख रहे हैं। क्लियर।
बच्चों आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है? तो सिंपल द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन, यूरिनेशन करने की प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? देखो, यूरिन नेफ्रॉन ने बनाया, ये यूरिनरी ब्लैडर तक गया। अब यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन तब तक स्टोर रहेगा जब तक सीएनएस से हमें वॉलंटरी सिग्नल्स आए। वॉलंटरी मतलब आप कुछ टाइम तक अपना यूरिन क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। अब एक चीज होती है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा ना, तो यूरिनरी ब्लैडर भरने की वजह से क्या होगा, ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो यहाँ पर जो कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स सिग्नल भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बदले में मोटर सिग्नल भेजेगा ब्लैडर के पास, और ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स हैं, ब्लैडर की स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा और यूरिन जो है वो रिलीज हो जाएगा। इतनी सी बात थी, बहुत इजी था। यूरिन के बारे में 2-3 बातें याद रखना। लाइट येलो कलर का होगा, वाटरी होगा, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच होती है इसकी 6 के आसपास। आप कितना यूरिन पर डे में रिलीज करते हो? तो लगभग 1 से 1.5 लीटर। उसके अलावा यूरिया, इस यूरिन में यूरिया कितना होता है? तो 25 से 30 ग्राम इसमें क्या होता है? यूरिया होता है। तो मिक्चुरेशन आप याद रखना। दूसरी चीज आप याद रखना कि यूरिन एनालिसिस, हम लैब्स में यूरिन टेस्ट वगैरह करवाते हैं ना, ये कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में हमें बताता है और किडनी में क्या दिक्कतें चल रही है उसके बारे में बताता है। जैसे एक बीमारी का, एक प्रॉब्लम का नाम दिया हुआ है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या है? ग्लूकोज की प्रेजेंस दिखती है हमें हमारे यूरिन में। ये डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है अगर आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस नजर आ रही है। दूसरा हम पढ़ते हैं कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज अगर यूरिन के अंदर नजर आ रही है। तो ये पूरा आप पढ़ सकते हो, वो बिल्कुल एक एक लाइन में आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी हम एनसीईआरटी पे पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि यूरिन नेफ्रॉन्स बनाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, तब तक स्टोर रहता है जब तक सीएनएस से वॉलंटरी सिग्नल ना आ जाए। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, यहाँ के स्ट्रेच रिसेप्टर्स यूरिनरी ब्लैडर के एक्टिवेट हो जाते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर सीएनएस के पास सिग्नल भेजते हैं, सीएनएस बदले में मोटर मैसेजेस भेजता है जिससे ब्लैडर की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और यूरिन क्या होता है? रिलीज। इसी प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं और इस मैकेनिज्म को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। हम पर डे हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज करते हैं। स्लाइटली एसिडिक होगा, येलो कलर का होगा, वाटरी होगा और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगी, स्मेल होगी। 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है जो हम पर डे एक्सक्रीट आउट करते हैं। ग्लाइकोसूरिया क्या है? यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस, और कीटोन्यूरिया क्या है? कीटोन बॉडी की प्रेजेंस। ये दोनों ही डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट कर रहे हैं। फिर आप पढ़ते हो कि रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। ये तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, कुछ और ऑर्गन्स का भी रोल है यूरिन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बॉडी से वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए कुछ और ऑर्गन्स का भी रोल है। जैसे कि पहला रोल है लंग्स का। लंग्स एक वेस्ट मटेरियल यानी कि CO2 को आउट कर रहे हैं, पर मिनट 200 ml आउट कर रहे हैं, ऐसा हमारी एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, और साथ ही साथ अच्छे खासे अमाउंट में वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिमूव करवा रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं लीवर। लीवर क्या है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड जो कुछ बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन को रिलीज करते हैं, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स और विटामिन और ड्रग्स को भी रिमूव करवाते हैं। स्वेट यानी कि पसीना, ये एक्सक्रीट कर रहा है NaCl मतलब कि सॉल्ट्स, यूरिया और कुछ अमाउंट में लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड वाला पॉइंट मैं श्योर हूँ आपको याद नहीं रहेगा और MCQ में आ सकता है। माइनर रोल इसका N2 वेस्ट रिमूव करवाने में भी है। सेबेशियस ग्लैंड मतलब जो बॉडी में, स्किन में ऑयल, आपने देखा ना आपके फेस पे ऑयल सा हो जाता है ये स्कैल्प पे, तो उसके पीछे सेबेशियस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल। इसके थ्रू एलिमिनेट होते हैं स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स और कुछ वैक्सीज, और किस फॉर्म में? सीबम की फॉर्म में। और ये प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर बना लेती है स्किन के आसपास और माइनर सी एक्सक्रीशन भी ये करवाती है। एक एक लाइन मैंने इसकी कवर कर दी, आप पढ़ लेना। लास्टली बच्चों हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। 2-3 मिनट का और काम है, इसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले यूरीमिया। यूरेमिया क्या है? आपकी जो किडनीज है ना वो सही से काम नहीं कर पा रही है, यूरिया को बॉडी से रिमूव ही नहीं कर पा रही है। इस कंडीशन को हम यूरेमिया बोल रहे हैं। अब एक्सेस यूरिया अगर बॉडी में बना रहे, ये रिमूव ना हो, तो आपको वॉमिटिंग, पेट खराब होना, बेचैनी सी होते रहना, थकावट महसूस होना, ये सब होता रहेगा और आपके हाथ पैर भी सूज जाएंगे। तो ये यूरिया जब किडनी रिमूव नहीं कर पा रही है तो हम, ये किडनी फेलियर की वजह से हो जाता है, यूरिया किडनी रिमूव नहीं करवा पा रही है, तो हम आर्टिफिशियल मेथड से इस यूरिया को रिमूव करते हैं। इस आर्टिफिशियल मेथड को हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं। यूरेमिक पेशेंट्स के लिए तो ये लाइफ सेवर है। कैसे करते हैं हम इसको? तो देखो क्या करते हैं ना, एक आर्टरी में से, एक कन्वीनियंट सी आर्टरी में से हम ब्लड लेते हैं। ठीक है, इस ब्लड में सबसे पहले हम एक एंटी कोगुलेंट बनाते हैं, एंटी कोगुलेंट मिला देते हैं। आपने कभी देखा आपको चोट लगती है, अगर जमीन पे या कहीं पर भी ब्लड गिर जाए 1 मिनट में जम जाता है, यानी कोगुलेट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर ब्लड निकाल रहे हो बॉडी से बाहर, तो ये ब्लड भी क्या हो सकता है? कोगुलेट हो सकता है ना। तो हम इसमें एंटी कोगुलेंट यानी कि हिपैरिन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक
सिस्टम सा यहाँ पर बना हुआ है, एक चैम्बर सा बना हुआ है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, ये ऐसे पतली पतली मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही होगी, ये पतली पतली मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही होंगी, जो कि सेमी परमिएबल होती है, मतलब इसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह, छोटा छोटा मटेरियल वगैरह निकल सकता है। ब्लड में, प्लाज्मा में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, प्रोटीन्स वगैरह, सेल्स वगैरह, वो इसमें से पास नहीं हो सकते। और साथ ही साथ हम यहाँ डालते हैं एक डायलिसिंग सॉल्यूशन। तो देखो इसको पढ़ते हैं। वो कह रहा है हेमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं आर्टरी से, हिपैरिन यानी एंटीकोगुलेंट को इससे मिक्स करते हैं। यहाँ एक डायलाइजिंग यूनिट है, डायलाइजिंग यूनिट मतलब कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बनी हुई है जिसको हम सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं, और एक फ्लूइड, ये येलो कलर का आप देख रहे हो ना, ये फ्लूइड चल रहा है जिसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। ये डायलाइजिंग फ्लूइड की जो कंपोजिशन है ये बिल्कुल प्लाज्मा की जैसी है, बस इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है। तो अब देखो ये जो मेम्ब्रेन्स है इसमें से ब्लड चल रहा है ना, और ये आसपास डायलाइजिंग फ्लूइड है जिसके अंदर क्या नहीं है, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है। तो यहाँ एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। अब यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है, सेमी परमिएबल होती है, पोरस होती है, इसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलता रहेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट इसमें से निकलता रहेगा, और हम एक जगह इस यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन यानी जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट आता जा रहा है, इसको एक जगह सेपरेट आउट करते रहेंगे और प्योर ब्लड बॉडीज में वापस हम भेजते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? वेन के थ्रू हम क्लीन ब्लड बॉडी में वापस भेजते रहेंगे। ये था हेमोडायलिसिस। दूसरा था किडनी फेलियर, किडनी फेलियर और रीनल फेलियर हो तो उस टाइम पे तो किडनी ट्रांसप्लांट ही करवा सकते हैं, और हेल्दी डोनर, खासकर कोई फैमिली मेंबर्स वगैरह से प्रेफरेबल होता है कि किडनी ली जाए ताकि हमारी बॉडी जो है उसको रिजेक्ट ना कर सके, यहाँ ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, नॉर्मल भाषा में कहूँ तो पथरी का होना, यानी स्टोन्स बन जाना किडनी के अंदर। ठीक है, और ये वर्ड याद रखना, स्टोन्स के लिए यहाँ पर क्रिस्टल, इनसॉल्युबल क्रिस्टल के लिए ऑक्सैलेट्स बोला गया। फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब ग्लोमेरुलस कि जब इन्फ्लामेशन हो जाए उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम बोलते हैं। ठीक है, यही चीज हम एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि माल फंक्शनिंग जो किडनी की होती है वो यूरिया अगर एक्यूमुलेट हो जाए, इस कंडीशन को यूरेमिया बोलते हैं, जो कि हार्मफुल है, और ऐसे पेशेंट से जरूरी है कि यूरिया रिमूव करवाया जाए हेमोडायलिसिस के थ्रू। हेमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड हम ड्रेन करते हैं एक कन्वीनियंट आर्टरी से, और इसको डायलाइजिंग यूनिट यानी आर्टिफिशियल किडनी में जिसको कहते हैं उसमें ले जाते हैं, और इस डायलाइजिंग यूनिट में जब हम ब्लड डालते हैं तो साथ में हम एंटीकोगुलेंट मतलब हिपैरिन भी डालते हैं ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो। इस यूनिट में डायलाइजिंग यूनिट में सेलोफेन ट्यूब्स हैं, और साथ में एक फ्लूइड डाल रहे हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसकी कंपोजिशन सेम होती है ब्लड के प्लाज्मा जैसी, बस नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन्स है ये अलाउ करेंगी मॉलिक्यूल्स के पैसेज किस बेसिस पे, कंसंट्रेशन बेसिस पे, मतलब डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है नाइट्रोजनस बेस और इस ब्लड में है, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आता रहेगा। ठीक है, और क्लीन ब्लड को वापिस से हम वेन के थ्रू डाल देंगे, पर एंटी हिपैरिन भी इसमें हम डालेंगे। ठीक है, रीनल फेलियर हमने पढ़ लिया, रीनल कैल्कुलाई पढ़ लिया, और लास्ट में हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस की जिनको आपने स्क्रीन पोस्ट करके आंसर देना है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर भी बताते हैं। उससे पहले देखो अगस्त आ गया, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है अभी भी, अगर आपके प्रॉपर मार्क्स अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो या इंस्टाग्राम पे हो तो आप डेली उस मेंटरशिप में देखते होंगे कि बच्चों के रिव्यूज देखते होंगे, मार्क्स देखते होंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 600 से ऊपर ही रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर रूटीन कस्टमाइज करके दिया जा रहा है। जिस तरह से देखो, अगर कोई मोटा है ना, किसी को अपना वेट कम करना है, उसको पता है उसको वेट कम करने के लिए क्या क्या करना है, पर वो कर नहीं पा रहा, तो एक डाइटिशियन उसे पूरा सब कुछ प्लान करके देती है। उसी तरह से आपको पता है आपको नीट में करना क्या है, पर आप पर डे अपने टारगेट्स वगैरह, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टेस्ट सिलेबस की रिवीजन, लेक्चर्स के नोट्स की रिवीजन, डीपीपीस वगैरह नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेंटरशिप की बहुत जरूरत है। और हमारी खास बात यह है कि हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा चैनल अभी ग्रो कर रहा है और हमें रैंक निकालना है। पैसा तो हम ऑफलाइन भी कमा रहे हैं, हमें रैंक निकालना है, इसीलिए हम सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं। अभी भी कुछ सीट्स हमारे पास रहती हैं, 2-4 सीट्स हम रखते हैं अवेलेबल हर मंथ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो। ज्वाइन करने से पहले आप हमारे रिव्यूज हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा, हाँ, व्हेन नेफ्रिक फिल्ट्रेट मूव्स इन लूप ऑफ हेनलेस फ्रॉम एपेक्स मतलब कोर्टेक्स से लेके मेडुलरी तक, तो ऑस्मोलैरिटी कैसे चेंज होती है? आपको पता है कोर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल, और मेडुलरी रीजन तक आते आते 1200 मिली ऑस्मोल हो जाती है। ये अभी हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ा, तो इसका आंसर क्या होगा, 300 से 1200 मिली ऑस्मोल। आई होप ये आपका करेक्ट होगा। फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन रीनल मेडुला हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, इसका काम क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म का? स्क्रीन पोस्ट करो, आंसर सोचो। तो मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में ये हेल्प करता है। थर्ड है, विच
ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। मैंने आपको 3 या 4 बार बोला था कि याद रखना है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में कौन सबसे ज्यादा हेल्प करता है, तो ये वासा रेक्टा और हेनलेज लूप हेल्प करते हैं। एएनएफ मैकेनिज्म किस पे चेक रख रहा था, याद करो ये किसको इनहिबिट कर रहा था, तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के ऊपर चेक रख रहा था, उससे बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा था, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है, याद करो जब जीएफआर कम हो जाएगा तो जेजी सेल्स क्या करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे। क्या ये रेनिन डबल एन वाला था या सिंगल एन वाला था, तो ये सिंगल एन वाला था। एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन बाय, तो रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। एडीएच इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिलेटेड टू, क्या ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, आयंस रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, सोडियम आयन क्लोरीन आयन क्या रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, ये तो हो नहीं सकता, और ये भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 2। एडीएच कंट्रोल वाटर परमिएबिलिटी, वाटर कहाँ से वो रीअब्सॉर्ब करवा रहा है एडीएच, तो लास्ट डिस्टल पार्ट्स में से करवा रहा था, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में से, तो 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मिक्चुरेशन क्या है, मिक्चुरेशन के टाइम पे यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, यूरेटर्स रिलैक्स करेंगे, तो हमने पढ़ा था यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तभी बॉडी से यूरिन आउट होगा। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज का यूरिन में प्रेजेंस होना, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स बता दो बच्चों कि तुम्हारे स्कोर्स कितने हैं। आई होप तुम्हारे स्कोर्स 10 में से 10 हो। तो ये हंट सीरीज का हमारा डे 11 था, जिसमें हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन को खत्म कर दिया। कल से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इससे पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और साथ ही साथ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हो। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डेली नोट्स के लिए, और रोज रात को टेलीग्राम पे 10 बजे क्वेश्चन रखते हैं। खुद सोचो 10 क्वेश्चन डेली, तो एक महीने में आपके लगभग 300 क्वेश्चन हो गए। मजे मजे में ही 5-5 मिनट लगाकर 300 से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस पर मंथ कर रहे हो। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, मेंटरशिप चाहिए हो तो मैसेज कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल डे 12 में नए चैप्टर के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, अच्छी चल रही है, चलती रहेगी, और आप नीट में एक अच्छा सा सिलेक्शन, एक अच्छा सा रैंक लेकर आओगे। थैंक यू सो मच।